गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी आरोह पुस्तक का गद्य भाग में पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उनके जो ये पाठ है इसके दो भाग हैं, श्रम विभाजन और जाति व्यवस्था। दूसरा भाग है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसमें उन्होंने ये बताना चाहा है कि उनकी कल्पना के अनुसार एक आदर्श समाज किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था जब उन्होंने कहा कि दास्ता नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्रता, समता, भाईचारा होना चाहिए। अब आगे की पंक्तियां पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब आइए समता पर विचार करें। समता यानी समानता। क्या समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? समानता शब्द पर किसको आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें ये जो शब्द था समता, ये विवाद का विषय रहा। समता के आलोचक ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। जो समानता की आलोचना करते हैं ये उनका मानना है कि प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता तीन बातों पर निर्भर करती है। मनुष्य की जो क्षमता है, कौशल है, वो तीन बातों पर निर्भर करता है। शारीरिक वंश परंपरा, यानी उसको जो जिस घर में, परिवार में, जाति में, समाज में उसने जन्म लिया है, जिस वंश कुल में उसने जन्म लिया है, वो वंश परंपरा यानी जेनेटिक। सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। पहली विशेषता इन्होंने बताई शारीरिक वंश परंपरा। दूसरी, जिस समाज और समुदाय में व्यक्ति जन्म ले रहा है वो किस वर्ग में आता है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग। और तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न, यानी मनुष्य की क्षमता को इन्होंने तीन आधारों पर विभक्त किया है। वंश परंपरा और जिस जाति समाज में, जिस वर्ग में, उच्च, मध्यम या निम्न वर्ग में उसने जन्म लिया है। और तीसरा है मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले अपने कर्म, प्रयत्न। तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। आप स्वयं सोचकर देखिए, क्या तीनों दृष्टियों में मनुष्य समान होते हैं? वंश परंपरा सबकी अलग होती है। वर्ग, जिस जाति, कुल, वंश परंपरा, समाज में आप जन्म ले रहे हैं वो सबका अलग अलग होता है। और मनुष्यों के अपने प्रयत्न भी समान नहीं होते। किसी को अधिक प्रयत्न करना होता है तो कोई कम प्रयत्न करता है। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता का विरोध करने वालों के पास इनका क्या जवाब है? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। अर्थात इस समाज में व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास कर सके, इसके
समान अवसर मिलने चाहिए। परंतु यदि प्रथम दो बातें जो असमान हैं, तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे, जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा, व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। देखिए कितनी सटीक बात कही है बाबा साहेब ने कि प्रथम दो जो कारण हैं, यदि उनके आधार पर उत्तम व्यवहार किया जाए तो वो मनुष्य के वश की बात नहीं है। मतलब इसमें व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता कि वो किस वंश परंपरा में जन्म लेगा। और कोई एक कहावत है कि कोई चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होता है, अर्थात कोई जन्म से ही संपन्न होता है तो कोई निर्धन वर्ग में जन्म लेता है। तो ये कह रहे हैं कि प्रथम दो जो कारण हैं, वंश परंपरा और वर्ग व्यवस्था, तो वो मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं करती, वो जन्म से निर्धारित हो जाती है। तो उसके आधार पर अच्छा और बुरा व्यवहार करना कहाँ तक उचित है? इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। यानी जो तीन बातें इन्होंने बताई थी उसमें प्रथम जो दो बातें हैं, प्रथम और द्वितीय जो बात है, उसके आधार पर यदि किसी से उत्तम व्यवहार किया जाए तो ये निष्पक्ष नहीं होगा, न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय लेना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता जो मनुष्य के अपने वश की बात है, अब ये कह रहे हैं कि हमें तीसरे बिंदु पर जोर देना चाहिए जो मनुष्य के वश की बात होती है, मनुष्य पर निर्भर होती है, जिससे ही व्यक्ति उच्च या निम्न कहा जा सकता है। वहां प्रथम दो आधारों जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं हैं, पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्रदान करनी है तो यह संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर, समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। बाबा साहेब कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो उसकी तीन बातें हैं उसमें प्रथम दो बातों के आधार पर व्यवहार नहीं किया जाए। तीसरी जो बात है, मनुष्य के अपने प्रयत्न, उस आधार पर उसकी योग्यता, परिस्थिति और व्यवहार का निर्धारण हो। समता का औचित्य यानी उचितता, महत्ता यहीं पर समाप्त नहीं होती, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता, न प्रत्येक विषय के बारे में इतनी जानकारी रहती, जिससे वह सबको अलग अलग आवश्यकताओं, क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। यानी एक राजनेता बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करता है, उसमें वो प्रत्येक व्यक्ति को यूनिकली ट्रीट नहीं करता, यानी वो एक बहुत बड़े वर्ग और जनसभा को संबोधित करता है तो वो समान अवसर, समान आय, समान व्यवहार को लेकर चलता है और चलना भी चाहिए। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक व औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में
नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में सिद्धांत की आवश्यकता होती है। जो भी राजनेता होते हैं उन्हें अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत अपनाना चाहिए और वह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव होता है। यानी एक राजनेता का बहुत बड़े वर्ग पे प्रभाव और प्रभुत्व रहता है, लेकिन राजनीति में जाति पात चलना, वर्गीकरण चलना, श्रेणीकरण होना अच्छा नहीं होता। इस प्रकार समता यानी समानता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, सही बात है, ये इन्हें कल्पना जगत की वस्तु प्रतीत होती है, क्योंकि सभी से समान व्यवहार बोला तो जाता है पर किया नहीं जाता। फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक है। राजनेताओं का उदाहरण इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि वो एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता है। संविधान में भी राजनेताओं का एक बहुत योगदान रहा था, इसीलिए ये लोगों की दृष्टि और सृष्टि बदल सकते हैं। तो यह व्यवहारिक है कि ये लोगों से समान व्यवहार करें, व्यवहारिक भी है और उसके लिए व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो बेटा ये आपको पढ़ना है, इसको समझना है, जो समझ में नहीं आए आप पूछिएगा। इसका वर्क आप अपने F8 2 के बाद कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।